सीताराम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज ऐसी ही एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और बीच में जो हमारी वीडियो थी, एक सीरियल वाइज जो चल रही थी, कुछ विषयों के आने से वो बाधित हो गई थी और आज से फिर उसी को हम जो है शुरू कर रहे हैं। तो पीछे हमने आपको पंचांग के बारे में और ज्योतिष के बारे में और तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, जो पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं उनके बारे में हम बता चुके थे। और उसमें हम एक बात आपको बताई थी कि ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में गंडांत नक्षत्र होते हैं। इन गंडांत नक्षत्रों का क्या फल है और इसमें बच्चे का जन्म हो जाए तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने कहा था कि एक बड़ी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज उसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का विषय है गंडांत नक्षत्र। सबसे पहले ये समझना है कि गंडांत किसे कहते हैं। हमने बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। 27 नक्षत्र 12 राशियों में इस तरीके से विभाजित किए जाते हैं कि 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। एक नक्षत्र के हमने 4 चरण बताए थे और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो इसलिए हम यदि देखें तो 4 चरण एक नक्षत्र के, 4 चरण दूसरे नक्षत्र के और 1 चरण तीसरे नक्षत्र का। तो इस तरीके से एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो जब ये 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं तो इससे होता क्या है कि कोई भी नक्षत्र किसी राशि के पूर्ण होने पर पूर्ण नहीं होता। जैसे अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण मेष राशि में हुआ। मेष राशि तो समाप्त हो गई लेकिन नक्षत्र अभी समाप्त नहीं हुआ, उसका एक ही चरण हुआ है। फिर वृष राशि में जो है उसके 3 चरण होंगे। तो इसी तरीके से, लेकिन कई जगहों में ऐसी स्थिति होती है जहां पर राशि भी समाप्त हो रही होती है और नक्षत्र के 4 चरण भी समाप्त हो रहे होते हैं। वहां पर क्या होता है कि नई राशि भी शुरू होती है और नया नक्षत्र भी शुरू होता है। जैसे कि आप देखेंगे मीन राशि के अंत में जो है रेवती नक्षत्र समाप्त होता है और मेष राशि से हमारा अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ से अश्विनी नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है और मेष राशि भी प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मीन राशि और मेष राशि के बीच में जो संधि है, जो जोड़ है, उसी को हम गंडांत कहते हैं। तो ऐसे ही जो है जिन जिन स्थानों पर ये संधि बनती है उसी को गंडांत कहा जाता है। और ब्रह्मांड में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने पर कुछ ऐसी रश्मियां निकलती हैं जिसका जो है नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म उसी समय हुआ है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से हम देखेंगे तो ज्येष्ठा और मूल और आश्लेषा, मघा और रेवती और अश्विनी, ये 6 नक्षत्र जो हैं इनको गंडांत नक्षत्र कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये संपूर्ण नक्षत्र, क्योंकि एक नक्षत्र पूरे दिन भी जा सकता है, 60 घटी 24 घंटे, तो क्या उस 24 घंटे में किसी बालक का जन्म हुआ तो वो बालक गंडांत में उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है। वशिष्ठ जी ने, नारद जी ने, इन्होंने अपनी अपनी संहिताओं में इसका अलग अलग कुछ माप बताया है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो नारद संहिता में है। उन्होंने कहा है कि यदि ज्येष्ठा और मूल के बीच की जो संधि है, तो ज्येष्ठा की अंतिम की 2 घटी अर्थात 48 मिनट, 1 घटी का मान 24 मिनट होता है, और मूल की प्रारंभ की 2 घटी अर्थात 48 मिनट। अर्थात यदि ज्येष्ठा शाम के 5 बजे समाप्त हो रहा हो तो उस 5 बजे से 48 मिनट पहले 4:12 से लेकर 5 बजे तक, और 5 बजे हमारा मूल शुरू हो जाएगा, ज्येष्ठा समाप्त होगा, मूल शुरू हो जाएगा, तो 5:48 तक मूल जो है अभुक्त रहेगा। तो ये जो अभुक्त का समय है 48 मिनट ज्येष्ठा का और 48 मिनट मूल का, तो यही वो समय है जिसमें बच्चे का यदि जन्म हो तो वह बालक जो है अपने पिता के लिए, माता के लिए या स्वयं के लिए खराब होता है
और उस बालक पर भी जो है इन गंडांत नक्षत्रों का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये जो गंडांत नक्षत्र हैं, इसमें हम यदि प्रारंभ करें मूल से, तो मूल के यदि प्रथम चरण में हमने कहा है कि गंडांत माने जो संधि है, उस संधि के जितने करीब करीब उस बच्चे का जन्म होता रहेगा, उतना ही वो खराब होता रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए खराब रहेगा। और जितना उस गंडांत से दूर दूर जाएगा, उतना ही वो जो है उसके लिए शुभ होगा। अब हम कह रहे हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ, तो ज्येष्ठा का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथे चरण में हमारा जो है अभुक्त मूल शुरू होता है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा शुभ हुआ और चौथा अशुभ हुआ। फिर उसके बाद मूल शुरू होता है, तो मूल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये ज्येष्ठा के चौथे चरण और मूल के पहले चरण में अभुक्त मूल हमने कहा है या गंडांत हो रहा है, तो ज्येष्ठा का अंतिम चरण और मूल का प्रथम चरण ही खराब है। उसको इस तरीके से यदि हम बात करें कि किस तरीके से ये खराब होता है, तो मूल का प्रथम चरण पिता को कष्ट देने वाला होता है, और द्वितीय चरण माता को कष्ट देने वाला होता है, तृतीय चरण स्वयं को कष्ट देने वाला होता है, और चतुर्थ चरण जो है शुभ माना जाता है। क्योंकि हमने कहा है कि जो अभुक्त मूल से या गंडांत से जो जितनी दूर रहेगा वो उतना शुभ होगा। तो हमने कहा है कि मूल का जो प्रथम चरण है वो सबसे ज़्यादा खराब हुआ, फिर दूसरा चरण थोड़ा सा और खराब हुआ, तीसरा चरण थोड़ा कम खराब हुआ, और जो चौथा चरण है वो शुभ माना जाएगा क्योंकि वो गंडांत से बहुत दूर है। और ज्येष्ठा का प्रथम चरण शुभ माना जाएगा क्योंकि वो भी गंडांत से बहुत दूर है। अब आश्लेषा की बात करें, तो आश्लेषा को हम ठीक जो है मूल का उल्टा कर सकते हैं, अर्थात जो आश्लेषा का प्रथम चरण है वो शुभ होगा। मूल का हमने देखा था कि चतुर्थ चरण शुभ है, तो आश्लेषा का प्रथम चरण शुभ होगा, द्वितीय चरण थोड़ा सा कम, तृतीय थोड़ा सा ज़्यादा, और चतुर्थ सबसे ज़्यादा खराब माना जाएगा। तो इसी तरीके से हम अश्विनी और रेवती को भी देख सकते हैं कि रेवती का प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है और चौथा चरण खराब होगा, अशुभ माना जाएगा। अश्विनी का भी प्रथम चरण अशुभ माना जाएगा और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कर्म से जो है कम अशुभ माने जाएंगे। अब गंडांत नक्षत्र में होता क्या है कि जब बालक का जन्म होता है, तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में जो रश्मियां होती हैं, वो जो नक्षत्र उन रश्मियों को छोड़ रहा होता है, उन रश्मियों का प्रभाव उस नवजात बालक पे पड़ता है, और नवजात बालक के स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है, और पिता आदि के लिए भी, जैसे हमने बताया, उनके लिए भी वो अशुभ माना जाता है। इसका गंडांत जो नक्षत्र है, इसका विचार हम विवाह आदि में भी करते हैं। विवाह आदि में कैसे किया जाता है? आश्लेषा में जिसका भी, चाहे वो कन्या है चाहे वर है, युवक या युवती, जिसका जन्म आश्लेषा में होता है, वो अपनी सास के लिए अशुभ माने जाते हैं। अर्थात ऐसा कहा गया है कि यदि आश्लेषा में जन्म हुआ है और उनका विवाह हो गया और सास भी है, माने किसी बालक का या किसी युवक का जो है आश्लेषा नक्षत्र है, और ऐसी युवती से उसका विवाह हुआ है जिसकी माँ अभी जीवित है, तो विवाह के पश्चात उसकी माता की मृत्यु होने का खतरा बना रहता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, तो अशुभ माना गया है। ऐसे ही यदि मूल में यदि जन्म होता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो मूल में जन्म होने से दोनों के ससुर के लिए खराब होता है। अर्थात लड़की होगी तो अपने ससुर के लिए, और लड़का होगा तो अपने ससुर के लिए वो खराब माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। यदि ज्येष्ठा में दोनों में से किसी का जन्म होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, हमने कई बार ये देखा है कि ज्येष्ठा होने पर डायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि भाई चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उन दोनों के बड़े भाई नहीं होने चाहिए। जबकि मुहूर्त चिंतामणि में आप यदि देखोगे और अन्य ग्रंथों में भी, तो वहाँ पर केवल इस चीज़ का वर्णन है कि यदि लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र है तो लड़के का बड़ा भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़के के लिए, युवक के लिए वहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया है कि यदि लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो लड़की का बड़ा भाई ना हो। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि लड़की का यदि बड़ा भाई है और लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र है तो फिर भी विवाह हो सकता है। लेकिन यदि लड़के का बड़ा भाई है और लड़की जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुई है तो उस समय जो है आप विवाह को न करें, क्योंकि उसके लड़के के बड़े भाई को इससे अशुभता हो सकती है और उन्हें कोई समस्या हो सकती है। ऐसे ही विशाखा, यदि विशाखा नक्षत्र में कोई कन्या का जन्म हुआ है, किसी कन्या का, तो उस कन्या का देवर नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके पति का छोटा भाई नहीं होना चाहिए, तभी उनका विवाह संपन्न हो सकता है। अब इसमें भी जैसे हमने पहले बताया किसका कौन सा चरण शुभ है कौन सा अशुभ है, ये देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम केवल नक्षत्र को देख के, हमने मूल नक्षत्र देखा और हम सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई लड़की का तो मूल नक्षत्र है और लड़के का पिता अभी जीवित है तो इसलिए ये विवाह नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या देखना है कि यदि आश्लेषा नक्षत्र का पहले चरण में जन्म हुआ है तब विवाह हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण शुभ माना जाता है। और यदि 3 चरणों में जन्म हुआ है तो तब विवाह नहीं करना है। ऐसे ही मूल के यदि 4थे चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तब वो अपने ससुर के लिए सुखदायी होता है, ना कि वो उसके लिए अपने ससुर को अशुभ करेगा। इसलिए यदि मूल के 4थे चरण में जन्म हुआ है तो ससुर जीवित है तब भी विवाह किया जा सकता है। ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि शुरू के प्रारंभ के विशाखा नक्षत्र के प्रारंभ के 3 चरणों में यदि किसी कन्या का जन्म हुआ है तो वो देवर को सुख देने वाली होती है, देवर के लिए शुभ होती है। तो यदि 3 चरणों में जन्म हुआ है तो विवाह हो सकता है। यदि विशाखा नक्षत्र के 4थे चरण में विवाह हुआ है तो उस कन्या को ऐसे वर से विवाह नहीं करना चाहिए जिसका छोटा भाई जीवित हो। तो इस तरीके से गंडांत नक्षत्र क्या होते हैं और गंडांत नक्षत्रों का फल क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी हैं। अब इसके बाद प्रश्न होता है कि यदि किसी बालक का जन्म गंडांत नक्षत्रों में हुआ है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, इन 6 नक्षत्रों में से ज्येष्ठा, मूल, आश्लेषा, मघा, रेवती और अश्विनी, इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में, चाहे वो अभुक्त मूल में हुआ हो चाहे वो संपूर्ण नक्षत्र में कहीं पर भी हुआ हो, यदि किसी बालक का जन्म होता है तो 27वें दिन जन्म के, या फिर यदि आपको 27वें दिन में समय नहीं लगता है तो जब भी वो पुनः नक्षत्र आए, जैसे किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो जन्म के बाद कभी भी उसका जब मूल नक्षत्र आता है, विशेषकर यदि उसके जन्म के समय जन्मदिन के समय में यदि मूल नक्षत्र आएगा तो अति उत्तम है। यदि उस समय नहीं आता है तो जिस समय भी मूल नक्षत्र आए उस मूल नक्षत्र में उसके उस नक्षत्र के मूल नक्षत्र की या जिस नक्षत्र में भी उसका जन्म हुआ है उसकी शांति होती है, उसे गंडांत शांति कहा जाता है। और इस में शांति कराने से वो जो उसको अशुभता प्राप्त हो रही है, किसी को भी, चाहे उसके पिता को, माता को, स्वयं को, वो अशुभता दूर हो जाती है। यदि मूल के 4थे चरण में या आश्लेषा के प्रथम चरण में जो शुभ चरण है उनमें भी जन्म हुआ है तब भी शांति अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर बालक के भविष्य में उसको कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से गंडांत नक्षत्र क्या होते हैं और क्या उनका फल है और क्या उसके साथ जो है हमको पूजा आदि उपाय आदि कराने चाहिए, ये सारी जानकारी आपके सामने रखी गई है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी हो, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अपने प्रश्न अवश्य हमें भेजें और उनका जो है जवाब देने का हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए सीताराम।